अदिति की ये निडर बातें सुनकर पूरी चौपाल पर जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। तभी अनु भी अपनी दीदी के समर्थन में आगे आई और हिम्मत जुटाकर बोली, हाँ, दीदी एकदम सही कह रही हैं। हम तो उत्सव में हर साल पानी भरने और मंदिर की सफाई करने का काम पूरी लगन से करते हैं। यही हमारी तरफ से भेंट है। लेकिन पैसे, वो तो हमारे पास है ही नहीं। और ये सच्चाई हम सब जानते हैं कि असल में बात सिर्फ इस बार के चंदे की नहीं है, बल्कि जो हर साल आप दोनों हम बहनों को चंदे के नाम पर मानसिक रूप से परेशान करते हो। भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से एकदम लाल भभूत हो गया। अनु की ये सीधी और सच्ची बात उसके अहंकारी दिल पर तीर की तरह जा लगी थी। उसे समझ आ गया था कि ये लड़कियां अब उसके झांसे में नहीं आने वाली। अरे ओ छोकरी, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। थोड़ा अपनी आवाज नीची करके बात करना सीख। ये जो तू गांव के भोले लोगों के सामने अपनी बहादुरी दिखा रही है, याद रखना कि बाद में इनमें से कोई भी तुझे हमारी मार से बचाने नहीं आएगा। तब हम खूब तमाशा देखेंगे और तू अकेले रोएगी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग रामशरण काका हिम्मत करके बोले, जमींदार बाबू, ये बच्चियां एकदम सच कह रही हैं। इनका जो हाल है वो हम सबको अच्छी तरह पता है। इनसे इतनी भारी रकम का चंदा मांगना ठीक नहीं है। जो सेवा ये बहनें हर साल करती हैं, वास्तव में वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप रहो रामशरण, तुम्हारी इन फालतू बातों से हमारा काम नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ जमींदार साहब का हुक्म चलता है। इस गांव की तरक्की में जमींदार जी ने बहुत मदद की है। तुम लोग तो बस खाली जुबान चलाना जानते हो, काम के वक्त पीछे हट जाते हो। मुखिया की इस बदतमीजी को सुनकर अब गांव की अन्य औरतें भी धीरे धीरे बोलने लगी। अदिति और अनु बहुत ही मेहनतकश और ईमानदार लड़कियां हैं। इनके पास इतना पैसा भला कहाँ से आएगा? इन्हें इस चंदे से मुक्त कर दीजिए। अगर आप इन जैसी अनाथ बच्चियों से भी जबरदस्ती चंदा लेंगे तो हम सब गांव वाले भी इस बार अपना चंदा रोक देंगे। फिर देखते हैं उत्सव कैसे होता है। अचानक से गांव का पूरा माहौल ही बदल गया। जहां पहले सिर्फ खौफ और सन्नाटा था, अब वहां धीरे धीरे विरोध और एकजुटता की आवाजें बुलंद होने लगी थीं। जमींदार भानु प्रताप और मुखिया बलबीर दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि अगर उन्होंने और ज्यादा दबाव डाला तो ये सीधे साधे गांव वाले अब खुलकर उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। भानु प्रताप ने स्थिति को भांपते हुए चालाकी से कहा, ठीक है, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। इस बार हम इन बहनों से कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन याद रखना, जिस किसी ने भी जमींदार की बात को टाला है, उसका भविष्य में कभी भला नहीं हुआ है। ये कहकर वो अपने नौकर और मुखिया को लेकर वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। मुखिया बलबीर ने जाते जाते अदिति और अनु पर एक बहुत ही गंदी और तिरछी नजर डाली, जिसका साफ मतलब था कि ये मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है और वो इसका बदला जरूर लेगा। अनु अभी भी थोड़ी सी डरी हुई थी। उसने अदिति से धीरे से कहा, दीदी, ये लोग अब हमसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले चुके हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये आगे क्या करेंगे। डर मत अनु, आज हमने पहली बार सच बोलने की हिम्मत की है। अगर आज हम उनके डर के आगे झुक जाते तो कल ये लोग हम पर और भी ज्यादा जुल्म करते। सच बोलने से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आगे हमारे लिए मुसीबतें आएंगी, पर अगर पूरा गांव हमारे साथ खड़ा रहा तो हमें कोई भी ताकत नहीं हरा पाएगी। गांव के लोग जमींदार और मुखिया से डरते हुए भी इन बहनों की हिम्मत देखकर भीतर ही भीतर बहुत खुश थे। लेकिन गांव वालों का साथ पाकर भी उस रात दोनों बहनें अपने घर में देर तक चैन से सो न सकीं और उनके दिलों में चिंताओं का एक बड़ा तूफान उमड़ रहा था। अदिति अच्छी तरह जानती थी कि असली लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है।
अगली सुबह दोनों बहनें बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठी एक दूसरे से बात कर रही थीं। दोनों का मन डरा हुआ था। दीदी, जब भी मैं रात को अपनी आंखें बंद करती हूँ तो वही भयानक छवि सामने आ जाती है। मुखिया की वो अकड़ और जमींदार की आंखों की वो चुभन। वे जाते जाते कुछ बुरा कह रहे थे। मुझे पक्का यकीन है कि उनकी कोई नई साजिश हमारी इस जमीन से जुड़ी हुई है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं भी नहीं सो पाई अनु, तू एकदम ठीक कह रही है। वे लोग इतनी आसानी से हार मानकर शांत नहीं बैठेंगे। उनकी नजरों में सिर्फ अपना स्वार्थ और फायदा है। हमारे माँ बाप ने जो खून पसीना बहाकर इस जमीन को उपजाऊ बनाया है, वही बात उन्हें हजम नहीं हो रही है। इधर जमींदार भानु प्रताप के आलीशान घर के एक गुप्त कमरे में उसका नौकर और मुखिया बलबीर साथ बैठे थे। भानु प्रताप गुस्से में बोल रहा था। हम कितने बरसों से उन लड़कियों की इस जमीन पर अपनी गंदी नजर गड़ाए हुए हैं। जब उन दोनों लड़कियों के पिता जीवित थे, तब मैं खुद एक दिन उनके पास गया था, वो जमीन खरीदने का प्रस्ताव लेकर। लेकिन उस आदमी ने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया था। मैं उस अपमान को आज भी नहीं भुला पाया हूं, और उसी बेइज्जती को कल उसकी उन मामूली बेटियों ने सबके सामने दोहराया है। मुझे अब हर हाल में उनकी वो कीमती जमीन छीनकर उनसे अपना बदला लेना ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने हुजूर। इसमें हमारा बहुत बड़ा फायदा भी तो है। अगर अदिति और अनु की वो जमीन हमारे कब्जे में आ गई तो हम वहां आपके नशीले पदार्थों के काले व्यापार को बहुत बड़े पैमाने पर फैला सकेंगे। वहां पुलिस की नजर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जंगल के भीतर है। अरे वही तो मैं कब से करना चाहता हूं, पर इन लड़कियों की वजह से हो नहीं पा रहा। मेरे उस अवैध व्यापार के लिए वो सुनसान जगह एकदम सटीक है। अब हमें इस उत्सव के चंदे के विवाद को ही जरिया बनाकर उन्हें वहां से खदेड़ने का सुनहरा मौका मिला है। और अगर कल को गांव वाले भी उनके पक्ष में कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो हम सबके सामने उन दोनों बहनों को थोड़े से पैसे का लालच देकर या डरा धमकाकर उस जमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर देंगे। यही सब गंदी योजनाएं बनाकर दोपहर के समय मुखिया और जमींदार अपने कुछ गुंडों के साथ बहनों के घर आ पहुंचे। अब तुम्हें तुम्हारी उन ऊंची बातों की कड़ी सजा मिलेगी। तुमने जो उत्सव में अपना योगदान देने से मना करके पूरे गांव की प्रतिष्ठा का अपमान किया है, उसका हर्जाना अब तुम्हें भुगतना ही होगा। अब बात सिर्फ मामूली चंदे की नहीं रह गई है। अब फैसला यह होगा कि या तो तुम ये जमीन और घर छोड़कर तुरंत यहां से निकल जाओ, या फिर पूरी जिंदगी इस समाज से बहिष्कृत होकर रहो। तब तो अगर तुमको जंगल में कुछ हो भी गया तो समाज के कठोर नियमों की वजह से कोई भी गांव वाला तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये हमारे माँ बाप की खून पसीने से सींची हुई जमीन है। आप लोग कानून और गांव के लोगों के विश्वास का इस तरह गलत फायदा मत उठाइए। हम सब जानते हैं कि जमींदार जी, आपकी और प्रधान जी की नजर बरसों से हमारी इस जमीन पर थी, लेकिन हम जीते जी आपको ये जमीन कभी नहीं देंगे। तो इसमें गलत ही क्या है? वैसे भी तुम दोनों कमजोर लड़कियां इस जमीन का करोगी भी क्या? आखिर में तुम दोनों को लकड़ियां ही तो बेचने बाजार जाना है। इससे तो अच्छा यही होगा कि ये जमीन हमें सौंप दो और चुपचाप यहां से निकल जाओ। हम इसके बदले में तुमको कुछ नकद पैसे भी दे देंगे, जिससे तुम कहीं और रह सको। हमें आपके उन पाप के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने माँ बाबूजी की ये पवित्र संपत्ति और उनकी यादें कभी नहीं छोड़ेंगे। जमींदार और मुखिया को उन दोनों बहनों की ऐसी जिद और निडरता देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ठीक है, फिर अब देखना कि मैं तुम्हें समाज में कैसे बेइज्जत करता हूं और तुम्हें इस गांव से कैसे निकाल फेंकता हूं। फिर मैं भी देखूंगा कि तुम लोग कैसे और कहां से लकड़ियां काट कर बेचती हो और अपना घर चलाती हो।
ये बोल के वे सब वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए निकल गए। वे बहुत चिंतित होकर गांव के राम रतन काका के पास जाती हैं, जो उन्हें अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करते थे। राम रतन काका ने उन्हें परेशान देखा तो पूछा, बेटियों, क्या हुआ? तुम दोनों आज इतनी ज्यादा चिंतित और डरी हुई क्यों लग रही हो? काका, वे लोग जमींदार और मुखिया, वे हमारी जमीन को हड़पने के लिए गंदी चालें चल रहे हैं। आज वे लोग हमें घर आकर बहुत बुरी तरह धमका कर गए हैं और इसीलिए हम बहुत डरे हुए हैं कि वे कुछ बुरा न कर बैठें। बेटियों, इन जैसे जालिम लोगों का गरीबों को डर दिखाकर उनकी जायदाद हथियाना कोई नई बात नहीं है। पर तुम डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूं कुछ नहीं होगा। तुम लोगों के पास अपने घर और जमीन के असली कागजात तो हैं ही ना, बस उन कागजों को बहुत संभाल के रखना। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें इस सुनसान जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए, हमारे घर आकर रहना चाहिए। तुम्हें वहां अकेले छोड़ना अब सुरक्षित नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं बेटियों, तुम दोनों भी अपने बहादुर पिता जैसी ही हो, लेकिन तुम लोग अब जरा भी चिंता मत करो। मैं अभी इसी वक्त ठाकुर हरि प्रताप सिंह के पास जाऊंगा और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। ठाकुर साहब की कई गांवों में बहुत इज्जत है और उनकी बात कोई नहीं टालता। वे बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हैं। हमारे गांव का मुखिया चुनना भी असल में उनके ही हाथों में होता है। काका, क्या ठाकुर साहब जैसी बड़ी शख्सियत हम जैसी अनाथ लड़कियों का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, तुम चिंता मत करो। ठाकुर साहब हमेशा सच्चे और मेहनती लोगों की मदद करते आए हैं। मैं अभी ठाकुर जी को सब कुछ बताकर आता हूँ और तुम्हें अब उनसे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। थोड़े समय बाद राम रतन काका ठाकुर हरि प्रताप सिंह के विशाल महलनुमा घर पर पहुंचे। ठाकुर साहब स्वभाव से बहुत ही सख्त थे, पर उतने ही न्यायप्रिय और ईमानदार भी थे। राम रतन काका ने पूरी कहानी ठाकुर साहब को बहुत ही विस्तार और बारीकी से बताई। ठाकुर साहब, वे दोनों बहनें अदिति और अनु पूरी तरह अनाथ हैं। उनके माँ बाप ने बरसों पहले उस बंजर जमीन पर खून पसीना बहाकर उसे उपजाऊ बनाया। अब जमींदार भानु प्रताप और मुखिया बलबीर मिलकर उसे उनसे छीनना चाहते हैं। वे लोग पहले से ही गांव में कई गलत कामों में लिप्त रहे हैं। सुना है कि वे वहां कुछ अवैध और नशीले पदार्थों का काला व्यापार शुरू करना चाहते हैं और इसीलिए वे उन बेसहारा लड़कियों को डरा धमका कर परेशान कर रहे हैं। राम रतन, मैं भी गुप्तचरों से सुन चुका था कि भानु प्रताप की गंदी नजर किसी की जमीन पर है जहां वो कोई गैर कानूनी काम करना चाहता है। पर अब जब ये खबर पुख्ता हो गई है, तब मुझे सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है? अभी कोई कागजी सबूत तो नहीं है ठाकुर जी, लेकिन पूरा गांव इस बात का गवाह है कि वे उन बहनों को बरसों से परेशान कर रहे हैं, जबकि उन दोनों बहनों के पास अपनी जमीन के पक्के कागजात भी मौजूद हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने किसी खास और वफादार आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं और आपका वो आदमी मिलकर उन दोनों जालिमों की सच्चाई और उनके काले कारनामों का पर्दाफाश करके आपके सामने लाएंगे। ठीक है, मैं अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को आज ही वहां देखरेख और जासूसी के लिए भेज देता हूं। जमींदार भानु प्रताप की हर चाल और हर गतिविधि पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी। अगर उसने किसी भी तरह के कोई फर्जी या नकली कागज बनवाने की कोशिश की या फिर उन दोनों अनाथ बहनों को डराया धमकाया, तो मैं वादा करता हूं कि मैं खुद उन्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे पूरा गांव याद रखेगा। ठाकुर जी, पर उनके पास बहुत पैसा और राजनीतिक दबाव भी है। हमें डर है कि वे कहीं पटवारी या छोटे अफसरों को न खरीद ले। तुम इस सब की बिल्कुल भी चिंता मत करो राम रतन। अगर तुम और मेरा आदमी उनकी सच्चाई को सामने लाने में सफल हो जाते हो, तो मैं अपने और भी कई जासूसों को हर जगह तैनात कर दूंगा। गांव के रास्तों, पेड़ों के पीछे और उन लड़कियों के घर के आसपास मेरे आदमी दिन रात उनकी हरकतों पर नजर रखेंगे। और अगर कोई भी फर्जीवाड़ा साबित हुआ, तो मैं खुद गांव की बड़ी चौपाल में सबके सामने सारे काले कारनामों के कागज खोल कर रख दूंगा और उन बच्चियों को पूरा न्याय दिलाऊंगा।
उसी रात राम रतन काका और ठाकुर साहब के वफादार आदमी ने अंधेरे का फायदा उठाकर जमींदार भानु प्रताप और मुखिया बलबीर के गुप्त ठिकाने के पास जाकर छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। अरे मुखिया, अब मुझसे ये सब और ज्यादा सहा नहीं जा रहा है। मेरा व्यापार में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी उन दोनों अनाथ लड़कियों की वो जमीन अपने कब्जे में लेनी ही होगी, ताकि मैं अपना नशीले पदार्थों का व्यापार वहां से सुरक्षित ढंग से शुरू कर सकूं। हाँ हुजूर, सच तो ये है कि सब्र तो अब मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं, वे दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा जिद्दी और अड़ियल है। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। कैसे नहीं मानेंगी? अब उन्हें उनकी ही भाषा में करारा सबक समझाना होगा। हम आज आधी रात को ही वहां जाकर उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। बहुत ज्यादा मुंह चलने लगा है उनका। अब हम सीधे हाथों का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं भी देखता हूं कि वे डर के मारे अपनी जमीन और घर के कागज मुझे कैसे नहीं सौंपती हैं। तभी राम रतन काका और ठाकुर का वो आदमी अचानक उनके सामने आ गए। हम भी आज यही देखते हैं कि तुम लोग आखिर क्या कर लेते हो। तुमने उन बेसहारा बच्चियों को क्या बिल्कुल अकेला और कमजोर समझ लिया है? ये देखो, मैं ठाकुर हरि प्रताप सिंह जी का खास आदमी हूं। अब तुम दोनों की खैर नहीं है। अब तो तुम लोगों की सारी गंदी सच्चाई और असली चेहरा पूरे गांव के सामने आएगा। उत्सव के पवित्र नाम पर तुम लोग क्या क्या घिनौनी और गलत योजनाएं बनाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम दो अकेली लड़कियों को अपनी हवस और लालच के लिए इस तरह परेशान करते हो। ये बोलते ही राम रतन काका और ठाकुर का आदमी तुरंत वहां से ठाकुर साहब को सारी सूचना देने के लिए निकल गए। और यहाँ जमींदार भानु प्रताप और मुखिया बलबीर के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा बिजली का झटका लग गया हो। एक ही पल में उनकी सारी काली योजनाएं और सपने ताश के पत्तों की तरह ढहकर खत्म हो गए थे। अगली सुबह का सूरज एक नया न्याय लेकर आया। गांव की चौपाल में भारी भीड़ जमा थी। गांव का बच्चा बच्चा वहां मौजूद था। जमींदार भानु प्रताप और मुखिया बलबीर को भी वहां विशेष रूप से बुलाया गया था। दोनों डर, घबराहट और शर्म के मारे अपना सिर झुकाए हुए पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। भानु प्रताप, मुखिया बलवीर, तुमने अपनी ताकत और पद की बैसाखी दिखाकर इस गांव के मासूम और गरीब लोगों में बहुत ज्यादा भय फैलाया है। पर आज हम सबके सामने ये अंतिम फैसला होगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या। अगर तुम लोग अभी खुद से अपनी सारी गलतियां और सच्चाई सबके सामने कबूल कर लेते हो तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिले। लेकिन अगर मुझे अपनी तरफ से सच्चाई निकलवानी पड़ी तो याद रखना कि इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक और गंभीर होगा। जमींदार और मुखिया के पास अब सच बोलने के सिवा और कोई रास्ता या चारा बचा ही नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि ठाकुर साहब को उनकी हर गुप्त चाल का पता चल चुका है और ठाकुर का खुद का आदमी पिछली रात की उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। ठाकुर जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें उन अनाथ बहनों अदिति और अनु से चंदा मांगकर उन्हें इतना ज्यादा मानसिक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए था। हम अपनी गलती मानते हैं। कृपया हमें इस बार माफ कर दीजिए। वाह, माफी भी इतनी सफाई और चालाकी से मांग रहे हो, जैसे कि हमको तुम्हारे असली इरादों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे, अब तो सबके सामने कम से कम सच बोलो। सच तो ये है कि तुम लोग उत्सव के चंदे के नाम पर उन दोनों अनाथ बहनों को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर रहे थे ताकि तुम डरा धमकाकर उनकी वो कीमती जमीन हथिया सको और उस पवित्र जमीन पर तुम लोग नशीले और अवैध पदार्थों का काला व्यापार करके अपनी तिजोरियां भर सको। ये सुनते ही पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। मुखिया और जमींदार सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपना सिर पूरी तरह से नीचे झुका लिया। अब ये शर्म का नाटक करने और सिर झुकाकर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों ने जो पाप किए हैं उनकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। मुखिया बलबीर, तुम्हें अभी इसी वक्त
गांव के मुखिया पद से पूरी तरह बर्खास्त किया जाता है। तुम अब इस सम्मान के लायक नहीं हो और जमींदार भानु प्रताप, तुम्हें सजा के तौर पर यह आदेश दिया जाता है कि इस साल के पूरे उत्सव और मेले का सारा खर्चा 1-1 रुपया तुम अपनी निजी संपत्ति से अकेले दोगे। गांव के किसी भी गरीब आदमी से 1 पैसा भी चंदा नहीं लिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए ठाकुर जी, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। आप मुझे इतना बड़ा आर्थिक दंड मत दीजिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठाकुर जी, मुझे मुखिया पद से मत हटाइए, मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। हम आगे से ऐसी हिमाकत कभी नहीं करेंगे, हम पर दया कीजिए। ये सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बहुत हो चुका तुम लोगों का भ्रष्टाचार और मनमानी। अब तुम दोनों को सुधरने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं तो तुम दोनों की हरकतों को बहुत पहले से ही बड़ी बारीकी से देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारी इन गंभीर गलतियों को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठाकुर साहब ने उनकी एक भी दलील नहीं सुनी और बलबीर को हमेशा के लिए मुखिया पद से निष्कासित कर दिया गया और भानु प्रताप को पूरे उत्सव का भारी भरकम खर्चा उठाने का लिखित आदेश दिया गया। मुखिया और जमींदार के पास ठाकुर साहब की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और ना चाहकर भी उन्हें ये कठोर दंड स्वीकार करना ही पड़ा। कुछ समय बीतने के बाद जब चौपाल से गांव के सब लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर चले गए, तब अदिति और अनु दोनों बहनें ठाकुर साहब के पास पहुंची और भावुक होकर शुक्रिया अदा करने लगी। ठाकुर जी, आपने आज हम जैसी गरीब लड़कियों को सिर्फ न्याय ही नहीं दिया है, बल्कि सच तो ये है कि आपने हमारी और हमारे स्वाभिमान की रक्षा करके हमारी जिंदगी बचा ली है। आप सचमुच बहुत ही ज्यादा दयालु और महान न्याय प्रिय इंसान हैं। हाँ दीदी ने एकदम सच कहा है ठाकुर जी। आपने आज हम दोनों अनाथ बहनों का सच में उद्धार किया है। अगर आज आप हमारे साथ खड़े ना होते तो ये दोनों क्रूर जमींदार और मुखिया हमें हर साल इसी तरह चंदे के नाम पर या जमीन के लिए परेशान करते रहते और शायद हमारा घर भी छीन लेते। अरे बच्चियों, इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा धर्म और कर्तव्य है। कई गांवों के लोग मुझ पर अटूट भरोसा करते हैं और इसी मान सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं हमेशा सत्य और न्याय का साथ देता हूं। और अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो अपने इन राम रतन काका को दो। वास्तव में इन्हीं की सूझबूझ और मेहनत की वजह से तुम दोनों को आज ये गौरवपूर्ण न्याय मिला है। अदिति ने राम रतन काका की ओर देखा और कहा, काका, ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें आप जैसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला काका मिला है। भले ही हमारा आपके साथ कोई खून का रिश्ता ना हो, फिर भी आपने हमारे लिए खून के रिश्तों से भी बढ़कर अपना फर्ज निभाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। शुक्रिया काका। आप हमेशा हम जैसी अनाथ बच्चियों पर अपना ऐसा ही निस्वार्थ प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? भला अपनों से भी कभी कोई शुक्रिया कहता है क्या? और वैसे भी मेरा और तुम्हारी काकी का आशीर्वाद और निश्चल प्यार तुम दोनों पर हमेशा से था और उम्र भर रहेगा। बस अब ये शुक्रिया शुक्रिया बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम मेरी बेटियों जैसी हो। यही सब सुखद बातें करके वहाँ मौजूद सबके चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची हंसी आ गई। न्याय की जीत हुई थी। सब लोग बहुत ही हंसी खुशी अपने अपने घरों की ओर चले गए। जब अदिति और अनु अपने उसी छोटे से कच्चे घर में वापस पहुंची तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी और राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनके माँ बाबूजी की वो प्यारी जमीन, उनका घर और उनकी अनमोल यादें अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सोचकर ही उन दोनों के मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव आ गया। देख मेरी छोटी बहन अनु, मैंने बोला था ना कि सच का रास्ता भले ही बहुत कठिन और संघर्षों से भरा होता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा ही बहुत सुखद और अच्छा होता है। हम हमेशा अपने माँ बाबूजी की दिखाई हुई सच्चाई और स्वाभिमान की राह पर ही चलते आए हैं और इसीलिए आज भगवान ने स्वयं आकर हमारी लाज और हमारा यह आशियाना दोनों को बचा लिया है।
मुझे नहीं पता कि भविष्य में हमारे जीवन में आगे और क्या-क्या नई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आज के इस अनुभव ने हमें सिखा दिया है कि हमें हर मुसीबत का ऐसे ही डटकर और एकजुट होकर सामना करना होगा। हाँ दीदी, आप हमेशा से ही सही होती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज तो हमें ऊपर स्वर्ग से हमारे माँ बाबूजी भी देख रहे होंगे और वे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। उन्हें आज अपनी दोनों बेटियों की बहादुरी पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। एकदम सही कहा मेरी प्यारी बहन। माँ बाबूजी जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ से हमें देख रहे होंगे और उनका आशीर्वाद हमारे इस घर की दीवारों में हमेशा गूंजता रहेगा। यही सब कड़े संघर्षों को झेलने के बाद और उन दोनों के एक दूसरे का अटूट साथ देने की वजह से अब उनके जीवन से कठिनाइयां धीरे धीरे कम होने लगी थी।